जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, सुओ हाइना गिल्ड के बेस पे पहुंचता है और हाइना गिल्ड के बेस पे पहुंचने के बाद एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से हाइना गिल्ड के मेंबर्स कुछ लोगों को किडनैप करके आ रहे होते हैं और ये चीज देख के सुओ का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। आफ्टर दैट सुओ उन लोगों पे अटैक करने चला जाता है। तो चलिए अब इस चैप्टर पे आते हैं। सुओ जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है, सुओ एक हाइना गिल्ड के मेंबर को बहुत जोर से लात मारता है और पीछे से बीरू और उसकी शेडोज भी शॉक हो गए हैं एकदम से ये चीज देख के। और हाइना गिल्ड के मेंबर्स भी हमें दिखाए जाते हैं और ये चीज देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं। और हाइना गिल्ड के कुछ लोग उससे पूछते हैं कि तू कौन है। एंड यहाँ पे सुओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया है क्योंकि उसकी बॉडी खुद से ही मूव हो गई थी। सुओ अपने आप से ही बोलता है दूसरों की गिल्ड की टेरिटरी में घुसना गैर कानूनी, अब मुझे क्या करना चाहिए। सुओ को एक आइडिया आता है। सुओ अपनी शेडोज को बुलाता है और उन शेडोज से एक मास्क बना लेता है वो, और ये मास्क बिल्कुल क्रिश की तरह लग रहा है। सुओ उन लोगों से बोलता है तुम क्या सोचते हो अपने आप को, तुम किसी को भी किडनैप कर सकते हो और उन्हें धमकी दे सकते हो, तुम लोग हो क्या हाइना गिल्ड के हरामी लोग। हाइना गिल्ड के लोग उससे पूछते मुझे ये बता कि तू कौन है, पहले तो तू हमारी टेरिटरी में घुसा, उसके बाद तो हमारे आदमियों पर अटैक कर रहा है, क्या तेरी मरने की इच्छा है क्या। हाइना गिल्ड के लोग उस पर अटैक करने लग जाते हैं लेकिन सुओ उनके अटैक इजीली डॉज करता है। और सुओ अपने आप से बोलता है मैंने हाइना गिल्ड के बारे में बहुत रिसर्च करी है और मुझे पता चला कि इनकी एवरेज रैंक डी है, मुझे अपनी पूरी ताकत यूज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे वो तीन हाइना गिल्ड के लोग सुओ पे अटैक करने वाले होते हैं लेकिन सुओ उनकी तरफ एक हवा में पंच मारता है, इससे उनका एक हाइना गिल्ड का मेंबर बहुत दूर जाके गिरता है। एंड जो दो लोग वहाँ पे और थे, सुओ उन दोनों को बहुत जोर से लात मारता है और दोनों को नॉकआउट कर देता है। बीरू पीछे से बोलता है अपने आप से यंग मोनार्क जो इतने ज्यादा ग्रो कर गए हैं, जो अपने आप को डी रैंक अवेकनर्स बोलते हैं, वो क्लोज भी नहीं आते अब इनके। एंड सुओ उन सारे हंटर्स को डिफीट कर देता है हाइना गिल्ड के। यहाँ पे सुओ की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे सुओ का लेवल करंटली 16 है। उन सारे हाइना गिल्ड्स के मेंबर को हराने के बाद सुओ उन लोगों को बांध देता है। बीरू पीछे से बोलता है क्या मारा आप लोगों ने यंग मोनार्क। जिन लोगों को हाइना गिल्ड ने किडनैप करके रखा था वो सुओ को थैंक यू बोलते हैं और वो पूछते हैं सुओ से क्या तुम हंटर एसोसिएशन से हो। सुओ बोलता है हाँ ये चीज तुम समझ सकते हो लेकिन ये बात हंटर एसोसिएशन को बता देना। एंड जो तीन लोगों को किडनैप करके रखा था वो उस गाड़ी में चले जाते हैं वापस। सुओ अपने आप से पूछ रहा होता है हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप करके क्यों ही रखते हैं। यहाँ पे सुओ से वो सॉर्ड बोलते संग सुहो मुझे ये महसूस हो रहा है। सुओ बोलता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। फिर वो सॉर्ड बोलती है हमारे यहाँ पे आने की वजह, मैंने बोला था हमें यहाँ पे आना चाहिए और ये वहाँ पे है देखो सामने। सुओ बीरो और वो वाली सॉर्ड एक गैराज टाइप की जगह पे आते हैं जहाँ पे वो उस जगह का शटर खोलते हैं। एंड ये वाली जगह बहुत नेगेटिव वाइब दे रही है, पूरी जगह गंदगी हो रही है और यहाँ पे चेन्स वगैरह भी पड़ी हुई है और एक प्रिजन भी पड़ा हुआ है छोटा सा। वो लोग जैसे इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं उन्हें एक पपी दिखता है। सुओ बोलता है हाइना गिल्ड यहाँ पे करना क्या चाहता था। वो सॉर्ड सुओ से बोलते हैं ये पपी नहीं है, ये एक भेड़िए का बच्चा है। और वह सॉर्ड सुओ को बताता है कि ये मोनार्क ऑफ फैंग का डिसेंडेंट है। शैडो मोनार्क से युद्ध हारने के तुरंत बाद मोनार्क ऑफ फैंग ने अपने बचे हुए वंशज को एक गार्ड दिया और उसे अपनी सैंक्चुअरी में भेज दिया। उसे ये विश्वास था जब उसका ब्लड लाइन खत्म नहीं होगा तो एक फैंग मोनार्क फिर से पैदा हो सकता है। सच बताऊं तो उसकी इच्छा नहीं थी कि एक और फैंग मोनार्क पैदा हो, उसने बस ये चाहता कि उसकी फैमिली लाइन खत्म ना हो कभी। बीरू सुओ से बोलता है मैं इसके अंदर से फैंग मोनार्क की एनर्जी फील कर सकता हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, अगर हमने यहाँ पे इसे छोड़ दिया तो ये मर भी सकता है, आपका क्या करने का इरादा है यंग मोनार्क। सुओ बीरू से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन इतनी देर में सुओ किसी की प्रेजेंस सेंस करता है और सुओ एकदम से अलर्ट हो जाता है। सुओ वो वाला मास्क पहनने लगता है जो उसने पहले पहना था। सुओ अपने आप से बोल रहा होता है मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैंने सबको हरा दिया है लेकिन यहाँ पे एक और बंदा रह गया है। एंड जिस शटर से सुओ बीरू और वो वाली सॉर्ड आए थे उस शटर से एक मॉन्स्टर निकल के आता है और उसके साइड से रेड ऑरा निकल रहा है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। वो मॉन्स्टर बोलता है हाइना गिल्ड वो निकम्मे लोग, मैंने जैसा सोचा था इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। वो सॉर्ड जैसे उस मॉन्स्टर को देखता है वो बोलता है ब्रो की तुम अभी भी जिंदा हो। सुओ पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, फिर वो सॉर्ड बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मॉन्स्टर डिसेंडेंट का गार्ड है जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। ब्रो की उस सॉर्ड से बोलता है बहुत टाइम हो गया रकान फैंग, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जिंदा हो। रकान फैंग यानी कि वो सॉर्ड ब्रो की से बोलता है तुम ये तो नहीं भूल गए कि तुम्हें उस वंशज की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था, तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे इतने टाइम से कि ये नौबत यहाँ तक आ चुकी है। ब्रो की सुओ को देखता है और सुओ के मुंह पे बहुत तेज चिल्लाता है। वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों पे हाथ लगाने की। और ब्रो की सुओ से वुल्फ पब छीन लेता है यानी कि वो डिसेंडेंट ऑफ फैंग मोनार्क। जैसे ही ब्रो की सुओ के हाथ से मोनार्क का डिसेंडेंट छीनता है ब्रो की उसे बहुत जोर से लात मारता है जिससे सुओ बहुत दूर जाके गिरता है। बीरे सुओ से पूछता है
यंग मोनार्क क्या आप ठीक हो? सुओ अपने आप से बोल रहा होता है, आज तक मैंने जितने डैमेज लिया ये सबसे ज्यादा दर्द करा मुझे। सुओ का खून भी निकल रहा होता है और बीरू पीछे से चिल्ला रहा होता है, लेकिन सुओ बोलता है बीरू मेरा सर बज रहा है, प्लीज शोर मत बचा यार। सुओ को स्टेटस विंडो की तरफ से नोटिफिकेशन मिलती है और सुओ की रेजिलियंस इसके लेवल अप हो गई है और सुओ की फिजिकल डिफेंस 20% से 40% हो गया है। फिर सुओ से बोलता है यंग मोनार्क जब हम यहाँ पे आए थे तो मुझे हल्की सी एनर्जी का एहसास हुआ था और वो यहाँ पे छूटा हुआ था और अब मुझे पता चल गया कि वो एनर्जी किसकी थी, वो इतारिम की थी। मैं इस मॉन्स्टर के अंदर से इतारिम की एनर्जी फील कर सकता हूँ। रकान्स फैंग यानी कि वो स्वॉर्ड बोलता है ब्रोकी से तुम्हें पता भी है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है डिसेंडेंट के संग? ब्रोकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है जिसने सेंचुरी खोदी इतनी पावर बना के कैसे रखा हुआ है? जैसा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही जिंदा रहते हैं और जो कमजोर होते हैं उसकी जिंदगी स्ट्रॉन्ग लोगों के ऊपर डिपेंड होती है। और इस प्रकृति का कानून भी है, जो कमजोर लोग होते हैं वो ताकतवर लोगों का खाना बनते हैं, चाहे ये बंदा कितना भी ज्यादा वीक क्यों ना हो। इसका असल तो मोनार्क ऑफ फैंग की फैमिली से ही आता है, कह सकते हो कि ये बेस्ट सोर्स है न्यूट्रिशन का और इसी वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा खून एब्जॉर्ब करते रहता हूँ जो फैंग मोनार्क के ब्लड लाइन में से आता है। और सच तो ये है फैंग मोनार्क रकान इस वजह से आ रहा क्योंकि वो कमजोर था, मैं जिसने सरवाइव करा था मुझे स्ट्रॉन्ग बोला जा सकता है और मैं ही हूँ जो मोनार्क ऑफ फैंग के रोल के लिए सबसे वर्दी हूँ। सो रकान फैंग की मदद से उसके हाथ पे एक स्लैश मारता है जिससे वो वुल्फ पप नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन बीरो उसे पकड़ लेता है। बीरो इस वुल्फ पप को सुओ के पास लेकर आता है। सुओ बोलता है क्या सही टाइम है फैंग, मुझे भी इस कमीने पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये हमारी पहली अलायंस होगी शैडो और फैंग के बीच में। इतारे मैंने फाइनली एक किलो ढूंढ लिया है जो पापा के साथ कनेक्ट करता है। ब्रोकी जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और उसकी आई बॉल्स भी चेंज हो जाती हैं। सो को सिस्टम की तरफ से क्वेस्ट भी मिलता है, अर्जेंट क्वेस्ट हंट दी हाइना, एलिमिनेट दी हाइना, ब्रोकी एंड सिक्योर योर सेफ्टी। अब सुओ ब्रोकी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और सुओ बोलता है हाइना ब्रोकी हाँ, तो मुझे अब पता चल गया कि तेरा हाइना गिल्ड का नेम कहाँ से आया है। वेल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक मॉन्स्टर ने गिल्ड कैसे बनाया और लोगों को किडनैप कैसे कर रहा है, क्या ये इतारिम का वर्क हो सकता है? वेल ब्रोकी सुओ पे अटैक करने वाला होता है लेकिन उसके गिल्ड मेंबर्स उसे पीछे से बुला रहे होते हैं। सुओ ने जिन्हें बांध दिया था वो ब्रोकी से बोलते हैं कि उसकी मदद करें, लेकिन ब्रोकी का दिमाग में कुछ और ही था। ब्रोकी उनके पास जाता है और उन्हें खा जाता है। ये चीज देख के सुओ बहुत ज्यादा शॉक हो गया है। ब्रोकी उन लोगों को खाने के बाद बोलता है इन्हें सच में लगा था कि इस बच्चे को हराने के लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी और इन्हें यही नहीं पता अपनी औकात के बारे में, और जिन लोगों को अपनी औकात के बारे में नहीं पता होता वो हमेशा शिकारी बनते हैं। सुओ को ये चीज सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुओ ब्रोकी पे अटैक कर देता है शॉर्ट से, लेकिन ब्रोकी सुओ का अटैक इजीली रोक देता है अपने हाथ से, वो डॉज भी नहीं करता सुओ का अटैक, लेकिन उसके हाथ में से थोड़ा खून आ जाता है। सुओ बोलता है तूने लोगों को इतनी छोटी सी बात पे मार दिया। ब्रोकी बोलता है सुओ से कमजोर आदमी का जीना और मरना एक ताकतवर आदमी के हाथ में होता है, तुम्हें यही लगता है ना एक ताकतवर आदमी को भी कोई रीजन चाहिए कुछ करने के लिए। ब्रोकी फिर से सुओ का हाथ पकड़ता है और सुओ को फिर से बहुत दूर जाके फेंक देता है, लेकिन सुओ अपनी रूलर्स अथॉरिटी से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे ही सुओ अपना मुंह पर करता है इस पे ब्रोकी फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। उन दोनों में बहुत स्पीड में फाइट होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोकी का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इसके ऊपर सुओ ब्रोकी पे अटैक करने वाला होता है अपनी स्टॉर्म स्लेश स्किल से। सुओ अपनी स्किल यूज करता है लेकिन ब्रोकी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रोकी हंस के बोल रहा होता है क्या बस तुम पे इतनी ताकत है? लेकिन जैसे ही ब्रोकी बोल रहा था उसके पीछे से सुओ रकान्स फैंग यानी कि वो स्वॉर्ड घुसा देता है और उसे ये वाला डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है इस बार। सुओ बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे सुओ बिल्कुल जिन्वो जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऑरा मैक्सिंग हो रही है यहाँ पे भी। रकान्स फैंग यानी कि वो स्वॉर्ड ब्रोकी से पूछता है ब्रोकी तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना चेंज कैसे हो गए? तुम पहले वो थे जो सर रकान के लिए बहुत वफादार थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, तुम इतना बदल कैसे गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ एक्जैक्टली? ब्रोकी अपने मन में बोल रहा होता है, उसे रकान के फ्लैशबैक्स भी आ रहे होते हैं। मैं और रकान का वफादार और मैं सम्मान भी करता था उनका, लेकिन वो जैसे ही अपने पास के बारे में सोच रहा होता है उसके दिमाग में ग्लोइंग लोगो बनता है जिससे वो अपनी सारी पास की मेमोरी भूल जाता है और फिर से गुस्से में आ जाता है। वो जैसे ही होश में आता है रकान फैंग यानी कि वो स्वॉर्ड वो अपने हाथ में पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। वो बोलता है मैं उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, मैंने उस टाइम पे बस उसके आगे सरेंडर करा था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ऐसी कमजोर जिंदगी जीना चाहूंगा? लेकिन ये चीज देखने के बाद सुओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सुओ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है उसकी हड्डी में। सुओ बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डी बस टूटने वाली है, लेकिन मैं जब भी अपने पापा के बारे में सोचता हूँ मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे पापा भी किसी से लड़ रहे होंगे इस टाइम पे। ये चीज सोच के सुओ अपनी शैडोज को समन करता है और अपने हाथ में गॉन्टलेट बना लेता है। सुओ उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है जिससे ब्रोकी थोड़ी देर के लिए अपना होश खो देता है, लेकिन वो फिर से होश में आ जाता है और ब्रोकी भी सुओ पे बहुत जोर से अटैक करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत स्पीड में पंचेस मार रहे होते हैं, इतनी तेज कि वो दिख भी नहीं रहे अब ढंग से। और दूसरी तरफ
तरफ फैंग जो मरने वाला होता है वो जमीन पे पड़ा हुआ है, और जो बीस्ट मोनार्क का डिसेंडेंट है वो सुओ से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा सर्वाइवल भी सुओ के ऊपर डिपेंड है, मुझे यहाँ पे लड़ना होगा। बीस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को देख के फैंग भी थोड़ा इंस्पायर हो जाता है, और जो उसमें थोड़ी बची हुई ताकत रह गई थी वो सारे डिसेंडेंट को ट्रांसफर कर देता है। जैसे डिसेंडेंट फैंग की पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, उसकी आइज ग्लो करने लगती हैं। एंड ऑन दी अदर साइड सुओ ब्रोकी से लड़ रहा होता है, जहाँ पे ब्रोकी सुओ को ओवर पावर कर रहा है। सुओ यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, क्योंकि सुओ की एचपी रह गई 21 आउट ऑफ 2350। सुओ अपने मन में बोल रहा होता है मैंने सोचा था मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ, क्या मैं इसे सच में हरा सकता हूँ। ब्रोकी सुओ को फिनिशिंग ब्लो देने आ ही रहा होता है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे एक बहुत बड़ा वुल्फ आया था, और ये प्रोबेबली बीस्ट मोनार्क का डिसेंडेंट है। उसके बाहर से येलो कलर का ऑरा निकल रहा है, और ये बहुत ज्यादा औसम लग रहा है। एंड सुओ को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पे लिख रहा है फैंग डिसेंडेंट पेज ट्रिब्यूट टू द प्लेयर्स फाइटिंग स्पिरिट, डू यू वांट टू रिक्रूट फैंग डिसेंडेंट एज अ कॉलीग। ये चीज देख के सुओ थोड़ा शॉक हो जाता है। सुओ ने ये नहीं सोचा था कि ये फैंग डिसेंडेंट इतना बड़ा हो जाएगा, और सुओ को ये चीज भी समझ में नहीं आ रही कॉलीग की तरह उसे अपनी टीम में लेना। दूसरी तरफ ब्रोकी उससे बोलता था तुम हो रकान के डिसेंडेंट, क्या तूने माने एब्जॉर्ब करी है रकान फैंग के अंदर से। वेल सुओ उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही सुओ उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सुओ को एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से, यहाँ पे लिख रहा है आपने फैंग के वंश को अपना कॉलीग की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही सुओ और फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट मर्ज होते हैं, सुओ को फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट की पास मेमोरीज दिखने लग जाती हैं। एक अंधेरी सी जगह पे ब्रोकी और यहाँ पे फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट बैठा है। ब्रोकी बोलता है मैं वाली लड़ाई हार चुके हैं, लेकिन ये जैसे दुनिया फॉलो करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसे हम ये वाली लड़ाई तो हार चुके हैं, लेकिन आगे भी हम बहुत सारी चीजें खोने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि आप बहुत ताकतवर बनो। एंड फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट की मेमोरी में वो बहुत ज्यादा खुश देख रहा है ब्रोकी के संग। लेकिन किसी दिन उन लोगों पे भारी दुनिया के लोग अटैक कर देते हैं, और ये प्रोबेबली इतारिम के लोग हैं। वो लोग ब्रोकी को बहुत आसानी से हरा देते हैं। ब्रोकी पूछता है तुम लोग कौन हो और तुम मुझे अभी तक खत्म क्यों नहीं कर रहे हो। वेल यहाँ पे एक औरत है और उसके हाथ में एक बच्चा है जो बोल रहा है। वो बोलता है ये वाला थोड़ा काम का मॉन्स्टर लग रहा है, तो वो ही हो जो मुझे चाहिए था। वेल वो बच्चा बोलता है मैं इस वाले को चूज करूंगा। और जो वो औरत थी वो ब्रोकी की आंखों में येलो कलर का ग्लोइंग जेम डालती है, जिससे फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट और ब्रोकी दोनों ट्रॉमाटाइज हैं। वो लोग ये जेम डाल के जाने वाले होते हैं, लेकिन वो जाने से पहले बोलते हैं हाय ना ब्रोकी, तुम्हारा एक काम है, तुम्हें इंसानों को जिंदा पकड़ के हमारे पास भेजना है। जो चीज मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर डाली वो तुम्हारी ताकत बढ़ाने में काम आएगी, और इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो इसे यूज करता है। और अब हमें सुओ दिखाया जाता है जो फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट की मेमोरी से बाहर आ चुका है, और अब सुओ को पता चल गया है कि ब्रोकी का ब्रेन वॉश हुआ है। सुओ अपने आप से बोल रहा होता है जिन लोगों ने ब्रोकी की आंख में स्टोन डाला था वो वाला, क्या वो इतारिम से रिलेटेड है। फैंग का डिसेंडेंट ब्रोकी से बदला लेना नहीं चाहता, बस वो ब्रोकी को रोकना चाहता उसके आतंक से। अगर ये सारी चीजें इतारिम के प्लान से कनेक्टेड है तो मुझे ब्रोकी को यहाँ पे हराना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है जिससे मैं इससे जीत सकूं। सुओ को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है, और सुओ को यहाँ पे क्वेस्ट मिला है। वेल इस क्वेस्ट में सुओ को और भी मोनार्क के डिसेंडेंट को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें रिक्रूट करना है एज कॉलीग। वैसे भी सुओ ने सिर्फ एक ही मोनार्क के डिसेंडेंट को रिक्रूट करा है, वो भी फैंग मोनार्क का। कल यहाँ पे सुओ की एक बॉन्ड स्किल एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सुओ ने फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट के संग एक बॉन्ड बना लिया है। सुओ और फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट के अंदर से बहुत तेज लाइट जलती है, जिससे ब्रोकी को थोड़ा दिखना बंद हो गया है। बीरू भी ढंग से नहीं देख पा रहा, और बीरू बोलता है यंग मोनार्क तो बिल्कुल अलग ही लेवल का चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रोकी बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें सही में लगता है कि बस मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा और तुम्हें देखता रहूंगा। ब्रोकी सुओ और फैंग डिसेंडेंट पे अटैक करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रोकी वहाँ पे जाता है सुओ से आसानी से रोक लेता है, वो भी एक हाथ से। और यहाँ पे सुओ की एक नई फॉर्म दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा औसम लग रही है। इस स्किल के बारे में थोड़ा बताया जाता है, इसका नाम है बीस्ट पोजेशन स्किल लेवल 1, और ये 1 माना कॉस्ट करेगी हर सेकंड। इस स्किल के अंदर फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट सुओ की बॉडी के अंदर मर्ज हो जाता है, जिससे सुओ की फिजिकल बॉडी इनहेंस हो गई है, और सुओ के सेंसेस एक भेड़िए की तरह काम करेंगे। अब ब्रोकी गुस्से में इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो इजीली उसके अटैक सारे डॉज करा जा रहा है। सुओ बोलता है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है, और जो मेरे सेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं पहले से। ब्रोकी सुओ पे कंटिन्यूअसली अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन सुओ सारे अटैक्स डॉज कर रहा है ब्रोकी के बहुत इजीली। सुओ ब्रोकी के एक बहुत जोर से लात मारता है, जिससे ब्रोकी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ब्रोकी अपने टेम्पर लूज करने लग जाता है। ब्रोकी की आंखों से वही वाला तारीफ का ग्लोइंग लोगो चमक रहा है। ब्रोकी बोलता है मैं हार नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं सारी चीजें खो दूंगा। ब्रोकी सुओ को एक बहुत जोर से पंच मारता है, लेकिन सुओ अपने आप को डिफेंड कर लेता है इजीली उसके पंच से। ब्रोकी बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे तूने क्या करा है, लेकिन एक बात मत भूलियो, मैं इंसानों से नहीं हारूंगा कभी भी, और खास करके तेरे ऐसे इंसान से। अंत में पावर का डिफरेंस उसकी अलग अलग स्पीसीज से आता है। अंत में तो अपने आप को ही ब्लेम करियो, क्योंकि तू ह्यूमन स्पीसीज से जो बहुत ज्यादा नीची होती है। ब्रोकी और सुओ की फाइट
फाइट अभी भी चली रही होती है और ये फाइट अब और भी इंटेंस होती जा रही है। यहाँ पे सू को एक सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है, यू हैव लर्नड स्किल अनआर्म्ड कॉम्बैट लेवल 1। इस स्किल की मदद से सू अपने एनिमीज को 33% एक्स्ट्रा डैमेज दे पाएगा जब वो अपने हाथों से लड़ेगा। बीरू इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बीरू बोलता, तूने यंग मनार को नीची जात का कैसे बोला? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो शैडो मनार की स्पीसीज से ज्यादा बड़ा हो। ब्रो की बीरू की ये बात सुन के थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन इतनी देर में सुओ उसे बहुत जोर से एक लात मारता है जिससे वो जमीन के अंदर घुस जाता है। एंड सुओ यहाँ पे अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुका है क्योंकि उसकी माना भी खत्म हो गई है और सुओ ने ब्रोकी को हरा दिया है। ब्रोकी अपने मन भी बोल रहा होता है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। अब मुझे याद आया मुझे ताकतवर क्यों बनना था। सर रकान, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जब मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वेल यहाँ पे सुओ को नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की, यहाँ पे देख रहा है ये डिफीटेड है ना ब्रोकी, और ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।